वेलकम बैक बच्चों। जहाँ से छोड़े थे वहीं पे कि अगर मौजूदा कीमतों पर देखते हैं, मौजूदा कीमत मतलब मार्केट प्राइस पे देखते हैं, तो 2022-23 में जो आंकड़े बता रहे हैं दूसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा जो है वो ये बता रहा है कि 16.2% का ग्रोथ दिखा रहा। और इधर अगर जैसे कि आपने देखा होगा पिछले स्लाइड में, थोड़ा ऊपर चला गया, 6.3% का एक्चुअल ग्रोथ रेट है तिमाही में। और जब इसको हम अप्रैल से सितंबर तक यानी एक छमाही यानी H1 हाफ जो है कर देखते हैं, पहली छमाही में अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में आंकड़े देखते हैं स्थिर कीमतों पर, स्थिर यानी 2011-12 की कीमतों पर, और इसी तो 68.36 लाख करोड़ रुपए है। स्थिर कीमतों पर कितना है? 68.36 लाख करोड़। और जब इसे हमें देखना क्या है कि ग्रोथ रेट, देखिए एक्चुअल में अर्थव्यवस्था के जो कंपोजिट आंकड़े या जो पूरा आएगा वो तो सर्वे में आएगा, लेकिन हम ये देखते रहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में क्या उसी दिशा पे चल रही है कि नहीं। तो अगर देखते हैं 2022-23 की पहली छमाही में 9.7% की जो है वृद्धि दर्शाता है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 13.7% था। एक्चुअल 9.7% है, क्योंकि उसके पहले में छमाही में 13.5% के आसपास था। अब आगे धीरे धीरे घटता जाता है क्योंकि बेस इफेक्ट बढ़ता जाता है ना, उससे ये घटता जाएगा थोड़ा थोड़ा। वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में मौजूदा कीमतों में जीडीपी, मौजूदा कीमतों मतलब नॉमिनल पर जीडीपी, वो कितनी बढ़ी है? 21%। ऐसे क्या दिखा रहा है? 9.7%। 6 महीने में अगर, यानी कि तिमाही का ग्रोथ तो 6.3 है, लेकिन अगर दोनों को कंपोजिट कर दें यानी अप्रैल से सितंबर तक का जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है 9.7% का ग्रोथ रेट है। यानी कि कहीं ना कहीं वही जो 6.5-7%, 6.5%, 6% का ग्रोथ है, आप देखिएगा ये उसी पे जाके रुकेगा, उसी दिशा में चल रहा है। बाकी आके देखते रहिएगा आंकड़ा। हमारे लिए जब भी अपनी ज़रूरत पे जब भी देखना, हालांकि मार्केट भी देखते हैं, मार्केट वाला भी सरकार देती है, लेकिन जो हम जिसे कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट या जो भी बात होती है वो कोई ना कोई एक बेस प्राइस वाला पे ही देखते हैं। तो हमारे लिए बेस प्राइस वाला या जो स्थिर मूल्य वाला है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आंकड़े में नॉमिनल या मार्केट जो है रहेगा, लेकिन हमें बेस वाला ही देखना है। ठीक है, अब जो इसमें आंकड़े थोड़ा सा ये प्री के लिए तथ्य है कि जो ये अनुमान संकलित किए जाते हैं इनमें क्या क्या शामिल है, तो देखिएगा ये सारी तथ्य इसमें इन सारी चीज़ों के जो आंकड़े होते हैं इन्हीं को कैलकुलेट करके जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़े बनाए जाते हैं। अब अगला जो आंकड़ा आएगा, जो अब अगला आंकड़ा आएगा वो फरवरी में आएगा, फरवरी लास्ट में आएगा। तो तब तक तो बजट भी और सर्वे भी आ चुका होगा। तो होपफुली जब अगला बजट आएगा, अगला हम मतलब जब आंकड़े आने के पहले ही हमारे पास एक पूरा पिछले से लेके जो है एक फाइनेंशियल ईयर का एक कंप्लीट डेटा आर्थिक सर्वे के रूप में, इकोनॉमिक सर्वे के रूप में 2022-23 का हमारे पास रहेगा, जो ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक ये भी है क्योंकि सरकारी डेटा है, लेकिन इसमें चेंज होता है तो बाद में वो आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो आएंगे वो चेंज वाले भी रहेंगे और एक्चुअल वाले भी रहेंगे। देख लीजिएगा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जो बताए थे यही है। आंकड़े हैं अक्टूबर 2022 के लिए 8 प्रमुख उद्योग। देखिए मैं ये हर महीने पढ़ाता हूँ, हर बार भी पढ़ाता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं। सर्विस मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसमें खनन कृषि आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, फैक्ट्री आदि जो होती हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर, जो औद्योगिक गतिविधियों को मदद देता है या और भी सहायता करता है। ठीक है, अगर हम अर्थव्यवस्था के हेल्थ के दृष्टि से देखें तो सबसे पहले जब अर्थव्यवस्था प्राचीन से जो है वो कृषि रहती है, कृषि से फिर धीरे धीरे जो है रोजगार जो है सेमी स्किल्ड और स्किल्ड में बढ़ते बढ़ते इंडस्ट्री में जाते हैं, वो बहुत बड़ा रोजगार को क्षेत्र लेता है। फिर इसके बाद सर्विस सेक्टर जाता है। भारत में कुछ कारणों से, वो अपने इकोनॉमी में पढ़ लीजिएगा,
ऐतिहासिक ही कारण रहे हैं कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था प्राइमरी से सीधे ट्रांजिशन जो है टर्सरी की तरफ हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर उस तरह से नहीं डेवलप हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा श्रमिक कृषि क्षेत्र में, लेकिन अर्थव्यवस्था के में योगदान उनका सबसे कम, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है। उनके श्रम की या जो वो वस्तुएं उत्पादित करते हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना ज़्यादा वो, चूँकि वो बहुत प्राइमरी होती है कि बहुत ज़्यादा कीमतें भी नहीं उसकी बढ़ाई जा सकती, या बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन के लिए फिर आपको क्या होगा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो है सर्विस सेक्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसे होता है कि प्राइमरी सेक्टर से लोगों ने धीरे धीरे स्किल सीखा तो वो सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल उसके तरफ आते हैं, लेकिन भारत में नहीं हो पाया। सीधे टर्सरी सेक्टर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में उसका योगदान तीसरे पायदान पे है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आय की असमानताएं देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर में जो वेतन आदि होता है, जो रिमोनेरेशन होता है, वो उसकी कीमत वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो, लेकिन उसमें काम करने वाले कम ही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो संसाधन होते हैं वो कम लोगों के पास ही संकेंद्रित होते जाते हैं। अर्थव्यवस्था ये एक तरह से कह सकते हैं संरचनात्मक कमी होती है। इसी को ध्यान, और ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक सेक्टर उतनी अच्छे से डेवलप नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो बाजार ही हो पाएगी। बाजार ही रुपए, मतलब जहाँ पे बाहर की चीज़ें आएंगी, बिकेंगी, और आखिर हम यहाँ अपने यहाँ उत्पादन नहीं करेंगे तो कहीं और कहीं उत्पादन हमारे यहाँ के बिकेगा। भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए दुनिया हमारे तरफ आ रही है। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए सरकारों ने काम शुरू किया। वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया और उसने मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और निर्माण सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अब तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होता है तो इसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो दोनों सभी लोगों को इसमें समाहित होने की, इसमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। प्रति डॉलर या प्रति रुपए, प्रति 100 रुपए जो है ज़्यादा रोजगार की क्षमता इसमें कृषि में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इंडस्ट्री में भी होती है, फिर सर्विस सेक्टर में कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये श्रम गहन उद्योग होते क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्रियल आदि क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, खासतौर से एसएमई सेक्टर आदि। तो सरकार इस पर बल दे रही है। तो हमारे लिए औद्योगिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये अर्थव्यवस्था का जो संरचनात्मक कमी है उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। उसमें प्रोडक्ट लिंक स्कीम आदि भी बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है अर्थव्यवस्था के सेहत को, कि अर्थव्यवस्था की मजबूती कितनी है। ठीक है, और उसमें भी देखा गया है कि 8 प्रमुख उद्योग ऐसे हैं जो 8 कोर इंडस्ट्री, तो उसका एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, जिसमें 8 जोड़ दीजिए तो ICI बोला जाता है। ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ICI, इसी में कुछ लोग 8 बोल देते हैं। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये 8 औद्योगिक जो कोर आधारभूत उद्योग हैं उनका इंडेक्स होता है। और इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडेक्स में, IPI में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPI में इनका भार जो होता है, अगर उसको देखो तो यहाँ पे आंकड़े हैं 4.27% का। ठीक है, अरे सॉरी 14.27% का इनका भार होता है, यानी लगभग 40% से ज़्यादा ये 8 इंडस्ट्री ही औद्योगिक उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर किसी अर्थव्यवस्था के लिए कोर, उसका भी कोर ये 8 इंडस्ट्री। तो ये बताते हैं कि अगर ये मजबूत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की जो मजबूत चीज़ है, पिलर, वो मजबूत हो रहे हैं। ये इनमें कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आगे देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको आंकड़े आते हैं, हर मंथली आते हैं, आप इनको देखा करिएगा। ठीक है, सर्वे में भी रहता है, तो
अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, इसको समझना है, ये यहाँ पे है। इसमें क्या क्या है? कोयला है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, स्टील है, सीमेंट है, बिजली उत्पादन, ठीक है। इन बिजली उत्पादन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो होगा, कोयला 2 3 4 5 6 7 8, हाँ रिफाइनरी उत्पादन 8, ये 8 हैं। इन्हीं के जुड़ी हुई चीज़ें नीचे धीरे धीरे दी हैं, आप इसको देख लीजिएगा सारांश क्या क्या है। ये जो हाँ मैं रेड किए रहता हूँ IIP मतलब ICI में, इंडस्ट्री ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री वाले में, रेड मतलब उसमें कमी आई है, ब्लैक मतलब ग्रोथ है। जैसे देखो कच्चा तेल, इसके उत्पादन में कमी आई है इस अक्टूबर के पिछले अक्टूबर से, ठीक है। उसी तरह से प्राकृतिक गैस में कमी आई है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में कमी आई है, ठीक है। स्टील में बढ़ा है, सीमेंट में कम हो गया है, ठीक है। बिजली बढ़ा है, कम बढ़ा है 0.4% है लेकिन बढ़ा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग योजना है, मार्गों लिखा है, इसको सही करते जल मार्ग योजना है, ठीक है। ये न्यूज क्यों है? ये हमारे पेपर 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है हिस्सा है। क्यों न्यूज में है? अभी यूपी सरकार ने जो है वाराणसी से बलिया के बीच में 15 नई जेटी मतलब ऐसे छोटे बंदरगाह नदी के द्वीप होते हैं जहां से चीजें माल सामान का उतरना चढ़ाने का काम होता है, छोटे बंदरगाह, ठीक है, निर्माण किया है। ये जो वाराणसी से बलिया वाला जो है गंगा नदी में है। ये अगर देखा जाए तो सदिया से जो है हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक या प्रयागराज तक, अब प्रयागराज हो गया है, वहाँ तक 1600 कुछ किलोमीटर है, अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं, शायद 1620 किलोमीटर है, में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, ठीक है। ये जल मार्ग का निर्धारण चूंकि पहले परंपरागत रूप में नदियों के थ्रू परिवहन होता था। आज भी अगर परिवहन के साधनों के रूप में देखा जाए, जो हमारे पास परिवहन के विकल्प उपस्थित हैं, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं? ट्रक हैं, और क्या है हमारे पास? जल मार्ग के द्वारा हो सकता है, ट्रेन के द्वारा हो सकता है, और वायु मार्ग के द्वारा हो सकता है, ठीक है। इन सभी में अगर देखें तो जल मार्ग से जो होने वाला परिवहन है उसमें ज़्यादा बड़े कार्गोज को, ज़्यादा बड़े चीज़ों को ले जाया जा सकता है, और प्रति टन उनकी ढोने की क्षमता मतलब ढोने की लागत कम आती है। केवल पैसे के दृष्टि से ही नहीं, उन पर प्रति टन ढोने में ऊर्जा भी कम खपत होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैसे पता भी चल रहा है कि सबसे ज़्यादा वायुयान से आएगा, फिर जो है आपका ट्रकों में आएगा, फिर ट्रेन का होगा, फिर जल मार्गों का होगा, ठीक है। तो भारत में नदियों को अगर जल मार्ग के रूप में विकसित कर दिया जाए, कई बार आप देखते होंगे बड़े बड़े कंटेनर जा रहे हैं, सालों में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते तंग गलियों आदि से गुजरती हैं। उनको अगर हम नदियों के थ्रू अगर हमारा परिवहन संभव हो जाए तो बड़े आसानी से जल्दी पहुंच सकते हैं और सस्ते दर पे पहुंच सकते हैं और पर्यावरण अनुकूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि जो है 60% की दर से जो है इसमें जो है परिवहन की जो है दर जो है ग्रोथ रेट जो है 60% थी, ठीक है। तो इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, और भी कभी आएगा तो हम देख लेंगे। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर, या ज्योग्राफी में भी कुछ लोग पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो हम इसको फिर कभी डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, यानी वो क्यों मैं यहाँ रखा, क्यों 60% की ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं परिवहन की ग्रोथ। परिवहन मतलब कोई चीज़ या तो उसके इनपुट के रूप में अर्थव्यवस्था के रूप में आ रहा है, या अर्थव्यवस्था का आउटपुट है वो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं। परिवहन क्या करता है? आर्थिक क्रियाओं को संचालन करने का भी एक साधन होता है। चाहे यात्री परिवहन, लोग आएंगे जाएंगे तभी तो कोई काम होगा, या माल परिवहन, ठीक है। ये बताता है कि अर्थव्यवस्थाएं तेज, अगर परिवहन क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है, ये सर्विस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन इसमें ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में चीज़ें इनपुट के रूप में जा रही हैं और आउटपुट के रूप में भी बाहर आ रही हैं, ठीक है।
उसी तरह से रेलवे में देखिएगा, नवंबर 2022 में 1,05,905 करोड़ रुपए इसने माल ढुलाई से कमाया, यानी कि रेलवे के माल भाड़े में भी कमाई बढ़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेलवे के थ्रू भी परिवहन बढ़ा। इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ा या इनपुट बढ़ा। इनपुट क्यों आएगा भाई? इनपुट अगर आ रहा है, कोई इनपुट मतलब आगत खर्च, आगत वस्तुएं अगर वो आएंगी तो इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, या बनेंगी तो जाएंगी। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था की पहिया पटरी, अर्थव्यवस्था का चक्र पहिया चल रहा है, बता रहा है। इसमें तो ये दिखाया गया है कि जो इसके आंकड़े हैं, अभी जो 8-9 महीने में ही आंकड़े हैं, जो साल भर, पिछले साल भर में जो हुआ था, पिछले साल 2021 में, वो 8-9 महीने में ही उसको इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो ये सकारात्मक चीज़ें हैं। जैसे जो बताया था ना वहाँ पे कि ग्रोथ रेट दिख रही है और अच्छा है, क्यों है, उसी में इसके आंकड़े हैं, पढ़ते जाइएगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादातर तथ्य प्री के लिए है, लेकिन हम यहाँ इसलिए दिखा दिए हैं कि इनके कैसे एग्जाम्पल्स हम आपको समझेंगे। अपनी कोई बात कह दी तो आप पढ़े लिखे हैं, तो उसके साथ आपको, उसी के साथ साथ सहयोगात्मक आपको उदाहरण, या उसको कहते हैं ना, हाँ, उदाहरण ही एग्जाम्पल देंगे। देखिए, नवंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल दर साल आधार पर 11% की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी पिछले साल के नवंबर के आंकड़े, मतलब अक्टूबर के जो है आंकड़े से 11% वृद्धि हुई है, ये है। और अगर ये भी देखा जाए आंकड़ा, तो 1,45,867 करोड़। आप लगातार देख रहे होंगे, जितनी बार मैंने ये आंकड़े दिखाए होंगे, लगातार ये आंकड़े प्रति महीने 1,40,000 करोड़ के ऊपर बने हुए हैं, इस वर्ष से शुरू से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिया है वो अपना देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जीएसटी, अब जीएसटी का आंकड़ा यहाँ बढ़ रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। जीएसटी जो है रिकॉर्ड, उसमें जो है 1,40,000 करोड़ से हो रहा है। जीएसटी क्या? वस्तु और सेवा कर। आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, सेवाएं बिक रही हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिक रही हैं, सेवाओं की लोग कीमत चुका रहे हैं, आयात की कीमत चुका रहे हैं, निर्यात की कीमत चुका रहे हैं, यानी एक्टिविटी हो रही है। तो एक तो सरकार की आय बढ़ रही है, सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार का घाटा देखते, जैसे जैसे सरकार की आय बढ़ेगी, आपने पीछे देखा होगा कि सरकार ने जो ऋण लेने की अपनी सीमा थी उसमें 10,000 करोड़ कटौती कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है और ये जीएसटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या करेगा? सरकार कम ऋण लेगा। सरकार को अपनी जरूरत, अपने काम को करने के लिए, अपने सामाजिक और सोशल जो वेलफेयर स्कीम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है, उसके लिए उसको उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये आगे हमारे लिए ज़रूरत होगा कि फिर सरकार उस तरह से टैक्स नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, और जो संसाधन अच्छे रहेंगे तो वो अपनी सारी स्कीमों को भी आगे लागू कर सकेगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको देख लीजिएगा कि अभी जो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके लिए, बाकी सब पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ऐसा नहीं है, कई बार कोई चीज़ न्यूज़ रहती है तो दे दी जाती है कि कोई ये ना कहे कि सर आपने नहीं दिया, उसमें तो था। लेकिन अगर अक्टूबर 2022 में देखेंगे तो 6.49% मुद्रास्फीति थी, ये तुलना में नवंबर में आ गई है 6.08%। और हमारा टॉलरेट लेवल जो बताया था 4+2 -2, यानी कि 6 से 2% के बीच में अगर मुद्रास्फीति रहती है तो मौद्रिक पॉलिसी कमेटी इसको मान के, इसके जो सरकार ने उसको निर्देश दिया है कि आपका काम है कि मौद्रिक मुद्रास्फीति को 6 से 2%, यानी 4 से 2% ऊपर, 2% नीचे आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। यानी जैसे ही 6% इसके आसपास आ जाएगी, उसके नीचे अभी भी ज़्यादा है 0.8%, लेकिन अगर उसके आ जाएगी तो जो टाइट जो है हमारी ब्याज दर है, जो ब्याज दर जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट रिजर्व बैंक ने बढ़ा रखा है, उसको हल्का करना शुरू कर देगी, उसको कम करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ब्याज दरें कम होगी, लोगों की मांग बढ़ेगी। ठीक है, अभी जैसे आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, आप लोन पे ले रहे हैं, तो आपका ब्याज दर ज़्यादा है तो आपको महंगा समझ में आएगा, तो एक बार आप रुकोगे। लेकिन जैसे जब ब्याज दर कम होगी तो फिर आपको, इसी तरह से हाउसिंग लोन ले रहे हो,
इसी तरह से आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए चाह रहे हो तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगा हो जाएगा। तो जैसे ये लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है पॉजिटिव साइन दिखने लगे थे। जब मैं पिछले 2 महीने पहले की क्लास देखी, मैं बता रहा था कि ये डाउनवर्ड हो रहा है और ये आगे आके दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है कि आगे ये उधर उसी दिशा में चल रहा है। हाँ, कोई बहुत विशेष परिस्थिति नहीं आ जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे भी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य गिर रहे हैं, काफ़ी कम आ रहे हैं। तो वो जो आयल कीमतों में जो प्रेशर था वैश्विक स्तर पे, वो भी धीरे धीरे भारत के जो है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये बेहतर होता जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये क्यों यहाँ पे है और चर्चा में क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र आदि में कुछ न्यूज आया था कि कुछ किसानों को 40 रुपये 50 रुपये या इस तरह के 400-600 जो है उनकी फसल के नुकसान पे दिया गया था। फसल बीमा योजना जो है एक तरह से किसानों के लिए सेफ्टी नेट है कि किसान जब कोई फसल उत्पादित कर रहा है और उस किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उसकी क्षति हो जाती है तो उसको कहते हैं ना कि एक तो वो पहले से ही किसान जो है समस्याग्रस्त यानी कमज़ोर वर्ग में शामिल है, उसका ज़्यादातर चीज़ें निर्भर करती है उसके फसल से आगमन से, और फसल नुकसान हो जाता है तो फिर उसके पास बड़ी मुसीबत और बड़ी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। अनेक बारों में तो वो ऋण लेके जो है फसल आदि का कार्य करता है, कृषि आदि का कार्य करता है। पहले भी योजना थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। पहले कमियां क्या थी कि उसकी जो है जो दर थी कि वो बहुत न्यूनतम रखी गई थी ताकि जो है उसका प्रीमियम कम रहे, और लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि किसान का फसल क्षति होती थी तो उसको बहुत कम मिलता था। दूसरा, उसमें एरिया वाइज, जैसे आपकी कोई फसल क्षति हुई है किसी और उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं हुई है तो उसको एक निर्धारित होता था, उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल और बहुत सारे लोगों का वो था। ठीक है, अब वो बनाई गई होगी, वो कोई वजह से बनाई गई होगी, उसमें अच्छा भी रहा होगा, लेकिन उसका और दूसरा क्या था कि उस पर जो किसान क्रेडिट कार्ड या कृषि ऋण लेते थे उनको वो कंपलसरी कर दिया गया था। उसकी बहुत सारी आलोचना हुई और नुकसान हुआ। फिर बाद में ये नया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था। ठीक है, इसमें जो है ये कहा गया कि जो है किसानों को जो है स्वेच्छा है, ऋण वाले भी ले सकते हैं या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें कुछ प्रीमियम निर्धारित किया गया था कि जैसे कि खरीफ की फसल के लिए जो है 2% प्रीमियम होगा, रबी के फसल के लिए 1.5%, बाद में इसमें और फसल जैसे बागवानी आदि फसलों के लिए 5% प्रीमियम था। और उसके बाद का जो खर्चा है, जैसे प्रीमियम तो ज़्यादा आता है बीमा का, लेकिन उसके बाद का जो प्रीमियम की राशि होगी वो जो है जो सरकारें मतलब केंद्र और राज्य सरकार, सामान्य राज्यों की स्थिति में 50% केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार रहेगी, और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए और जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं पहाड़ी राज्य, उनके लिए 90% केंद्र सरकार और 10% वहाँ की राज्य सरकारें करती थी। ठीक है, इसमें अगर कुछ आंकड़े हैं, जैसे बीमा योजना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना और वो है, इसमें कुछ और सुधार, जैसे जो प्रीमियम की राशि बीमित राशि कम थी उसको बढ़ा दिया गया है, अब 40,000 प्रति हेक्टेयर के आसपास कर दिया गया है। यानी कि अब किसान को होने वाली क्षति से जो भरपाई मिलती है वो लगभग जो है उसके जो फसल आती है उसके आसपास रहता है। तो किसान अगर कोई प्रीमियम चुका भी रहा होता है तो उसको ये है कि उसको कुछ आधार मिल जाता है। दूसरी बात है कि इसमें जो समस्या थी कि पहले ये कुछ है था कि आप पोर्टल में जाके किसान आपकी फसल क्षति होती है तो 48 घंटे में ही कहना पड़ेगा। ये एक समस्या, अगर 48 घंटे में कोई आपदा आई, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप उसका लाभ नहीं ले पाते थे। तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने कहा था कि हम उठाएंगे उसको, कदम उठाएंगे। तो उसमें और प्लस अभी जो ये चर्चा में था कि महाराष्ट्र का मामला था कि बहुत कम दिया गया है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, आबाद अप्राकृतिक जोखिम मामले में समग्र बीमा कवच, यानी हर तरह का, कोई इसमें रोक ठोक नहीं है और ये नहीं कि नहीं इसमें नहीं मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे जो है किसानों के लिए, जैसे कि भूमि हुआ कि नहीं, आपका फसल हुआ कि नहीं हुआ, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू जो है वो देख लिया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, और जो भी डैमेज रहता है उसके आधार पे तुरंत जो है उसका मूल्यांकन करके, और जो ब्यूरोक्रेटिक लाल फीताशाही था उसको
कहीं कहीं किनारे करके जो है किसानों को राहत देने की बात की जाती है। ठीक है, इस योजना में अभी लगभग 5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2016 में इसे जो है वही कह रहे थे जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है उसको पुनर्संयोजित करके इसको शुरुआत की गई थी। और इसमें गैर कर्जदार किसानों को भी और सीमांत यानी जो सीमांत और लघु जिसमें 2 एकड़ और 5 एकड़ सिंचित या इस तरह का है, जहाँ पे सिंचित है उनकी संख्या 2 एकड़ और 5 एकड़, यानी छोटे और लघु किसान सीमांत किसान जो बहुत मार्जिनल फार्मर में, और जो है उनको शामिल करके किया है। और इनमें 282%, यानी कि जब 2016 में शामिल था उसमें 282 यानी लगभग 2.25 गुना जो है 2.8 गुना 100% मतलब 1 गुना, यानी 2.82 गुना जो है उसमें लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी अभी 5 करोड़ है। और जिस तरह से बढ़ रहे हैं उम्मीद की जाती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कृषि बीमा योजना, फसल बीमा योजना हो जाएगी। इसमें ये आंकड़े भी बताए गए हैं कि 2016 से 6 वर्षों में जो किसानों के रूप में प्रीमियम किसानों ने जमा किया है 25,186 करोड़ रुपए जमा किया है। और 31 अक्टूबर 2022 तक किसानों को जो उन्होंने अपने फसल के नुकसान के लिए जो दावा किया है वो 1,25,662 करोड़, यानी कि जरूरी नहीं कि हर किसान को मिला होगा, लेकिन हाँ जो किसानों ने टोटल प्रीमियम जमा किया उससे 4-5 गुना ज़्यादा जो है भुगतान बीमा ने किया है, बीमा से मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसानों ने अगर 25,000 करोड़ रुपया इसकी वजह से गया है तो उन्हीं किसानों को, सभी को नहीं, मतलब उन एक संयुक्त रूप से जो है उन किसानों में 1,25,000 करोड़ रुपया गया। अगर ये नहीं होता, अगर ये बीमा योजना नहीं होती, सपोज दैट ये बीमा योजना नहीं होती, ठीक है, तो ये 6 साल में 25,186 करोड़ रुपए किसानों से नहीं लिए गए होते प्रीमियम के रूप में। ये अच्छी बात है, उतना करोड़ रुपए किसान बचा जाते या बच जाता है, लेकिन 1,25,662 करोड़ रुपए किसानों को नहीं मिलते। यानी कि कहीं ना कहीं किसान इस योजना से निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। इसमें कमियां हैं, इसलिए सरकार इसको कह रही है कि हम इसको दूर करते जाएंगे, लेकिन जहां तक उसकी बात है तो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और भी सुधार करने की बात इसमें चल रही है। इसमें देख लीजिएगा क्या क्या किया गया है ना। जैसे देखिए मौसम सूचना, हाल में मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली विंड्स लाया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित फसल अनुमान प्रणाली टैब लाया गया है वास्तविक समय निगरानी और फसलों की फोटोग्राफी के लिए। नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। संकलन क्रॉपिंग पहले जो है शुरू की गई हैं। क्रॉपिंग कुछ ऐसे प्रमुख जिन्हें योजना के तहत शुरू किया गया है ताकि दक्षता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हो सके। क्यों? बस वही कि किसान अगर कहता है कि मेरे फसल का नुकसान हो रहा है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो रेवेन्यू ऑफिशियल के जो भ्रष्टाचार हैं, जैसे उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स या जो भी बीमा कंपनियां कहेंगे कि नहीं हुआ है, जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आंकड़े आएंगे तो फिर आप कहाँ कहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसानों को टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा होने वाला जो आपका टॉपिक है आपके पेपर जीएस पेपर 3 के जो है उसमें किसानों वाले में ना, उसमें भी काम देगा। और प्रौद्योगिकी वाले में तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार इसके पहले भी ये चर्चा में था कि किसान हित के अनुरूप फसल बीमा योजना में होगा बदलाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी समस्या आएगी उसमें संशोधन करने के लिए सरकार ने कहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एक मामला ये था कि वही कि 48 घंटे में नहीं कर पाए तो उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है 72 घंटे। इसका एक किसान बीमा योजना का पोर्टल है, जाके देखिएगा आप लोग, उसमें है अपना जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए किसान की आपकी क्षति हो रही तो आप उसमें कर देंगे, फिर वो आपका टेक्नोलॉजी की मदद से आंकड़े लिए जाएंगे और जो भी होगा फिर उसका अपना हो जाएगा। इसमें ये भी विचार चल रहा है, जैसे वो प्राकृतिक आपदा के लिए है, कोई आदमी आपके फसल को जला दिया या काट के ले गया, चोरी कर लिया गया, तो उसके लिए नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से अगर क्षति होती तो उसके लिए होता है। हालांकि हमारे यहाँ वन्य जीवों से, मतलब जो उन क्षेत्रों में जहाँ पे हाथी आदि आते हैं, नीलगाय, बंदर और लंगूर आदि का प्रभाव, सुअर आदि का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी एक तरह से प्राकृतिक ही आपदा है। उनको भी इसमें जो है
फसलों को वन्यजीवों के हमले के बारे में स्वेच्छा से पंजीकरण कराने और उसे शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके लिए प्रीमियम की राशि बढ़ जाएगी, वो किसी पार्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए होगा ना, कि उसके लिए कि हाँ भाई ये होगा, तो उसके लिए भी प्रावधान है। यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित के लिए उपयोगी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसी से ये दर्शाने की बात है। ठीक है, बागवानी क्लस्टर विकास योजना, ये बागवानी क्षेत्र के विकास की एक योजना है, अभी जल्द ऐलान किया गया है। ठीक है, इसमें 55 क्लस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, क्लस्टर मतलब क्षेत्र, बागवानी के लिए 55 क्लस्टर है, पढ़ लीजिएगा इसको। इस कार्यक्रम से जो है फसल का विविधीकरण होगा और उपज बिक्री के लिए बाजार से लिंक करने और क्षमता वर्धन पर जोर दिया गया है। यानी कि अभी जो धान गेहूं और फसलें चली आ रही, फसली जो उपज अनाज आदि का, उसके जगह बागवानी फसलों पर भी बल दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि फसल का विविधीकरण होगा और बाजार से लिंक करने के लिए, भाई आपने बागवानी फसलें तो बाजार में ही बिकेंगी, तो उसके लिए बाजार से लिंक और ये और किसानों और क्षमता, जो संस्थाएं हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए लाया गया है। ठीक है, बाकी इसको कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा। इसके जैसे जो मेन वो है कि लगभग जो अनुमान लगाया गया है कि सीडीपी योजना में लगभग 10 लाख किसानों को जो है मूल्य श्रृंखला से संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। यानी इससे अनुमान ये है, जो ये योजना लाई गई है क्लस्टर विकास जो है बागवानी के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत 10 लाख किसानों को इसमें लाभ होने के अनुमान है। और इसका जो लक्ष्य है वो फसलों के निर्यात में लगभग 20% का सुधार करना है। यानी कि जो हम अभी निर्यात कर रहे हैं उसमें 20% ग्रोथ लाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो लॉन्च होने के बाद एक इसकी रिपोर्ट है कि कार्यों की जो है, जब कोई उद्योग या इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको पहले जो है रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ता था। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, यहाँ लाओ वहाँ लाइसेंस परमिट राज लेने के लिए बहुत सारी 100, 150, 200 जो है विभागों के चक्कर काटते रहो, उसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ता था। कई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर जो है आज ही जाके छोड़ देते थे और कहीं दूसरे जगह जाके दूसरे राज्य मतलब दूसरे देशों में जो है इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अब क्या मेक इन इंडिया की बात की है, इन्वेस्टर फ्रेंडली होने की बात की है। तो जो रेड टेपिज्म था, रेड टेपिज्म लाल फीताशाही था, यानी जो प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी का उद्देश्य जो था कि परेशान करना, उसी में उलझाना, रोक, रेड लाइट मतलब रोकता है ना, तो वो जो नौकरशाही जो रोकती थी और फाइलों पर लाल कपड़े और धागे से बांधा होता था, इसलिए उसका नाम रेड टेपिज्म, रेड टेप से बांधा रहता था, बोल दिया गया था। अब उसके जगह बात की जा रही है ग्रीन टिपिज्म। ग्रीन मतलब ग्रीन लाइट। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको फाइलें दौड़ाते रहो, जल्दी जल्दी करते रहो, नहीं, अब उनको एक जगह करो, बाकी सारी चीज़ें जल्दी करके कर दो ताकि निवेश का माहौल बढ़े। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक पोर्टल है, उस पर आप लॉन्च करते हैं। इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फैक्ट देख ले तो 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 26 केंद्रीय मंत्रालयों के विभाग को 248 गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, जी माने गवर्नमेंट, बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस मंजूरी देने के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है। बाकी सारा इसमें जो है किन कौन राज्य हैं, कैसे कैसे हैं, मैं इसका अप्रोच बता दिया ना कि जो पहले लाल फीता की शाही के तहत जो है इन्वेस्टर को दौड़ाया जाता था, अब उनको हम कहते हैं ना रेड कारपेट बिछाएंगे। रेड टेपिज्म की जगह रेड कारपेट बिछाएंगे और ग्रीन टेपिज्म, आइए हम, आप यहाँ आइए, सारा चीज़ हम आपको एक ही जगह करके देंगे। यानी आपके लिए व्यापार का यहाँ पे, उद्योग का यहाँ पे स्थापना करना अनुकूल बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको देखा जाए कि ये कहाँ से है, तो आप ये देखिएगा कि उदारीकरण के बाद जो है औद्योगिक नीतियों में जो परिवर्तन का जो टॉपिक है आपके GS पेपर 3 के मेंस का, उसमें ये उपयोग है। बाकी प्री में तो है ही है इसके जो आंकड़े हैं। ठीक है, क्या क्या है इसके बारे में सब दिया गया है, कब लाया गया है, सितंबर 2021 को लाया गया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक ये न्यूज़ है, ज़्यादातर ये प्री के भी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी कि प्रायोगिक आधार पे 1 दिसंबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, खुदरा जो है डिजिटल बैंकिंग, खुदरा डिजिटल मुद्रा जो है लागू कर दिया है। डिजिटल मुद्रा के बारे में आपको पढ़ा भी चुके हैं।
और थोक जो है डिजिटल मुद्रा लागू भी कर दिया गया था। खुदरा डिजिटल मुद्रा लागू किया गया है, जिसमें शुरू में 8 शहरों की बात की जा रही है, मतलब 8 बैंकों के 8 बैंकों की बात की जा रही है। देखिए, इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में, भारतीय स्टेट बैंक, ICI, ये आपके प्री का सारा डेटा है, ठीक है, किया जाएगा। फिर उसके आधार पे ये शुरू होगा तो आगे बढ़ा के कितने शहरों में कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको अपने देखा जाए कि मेंस के लिए कहाँ से उपयोगी है, तो भी समझिएगा कि डिजिटल मुद्रा क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि जो एक तो कैश को मैनेज करना मुश्किल होता है, दूसरा जो है कैश के कारण जो है जो लेन देन का स्रोत पता नहीं हो पाता। तो हम धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके लिए वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहां चीज़ें नियमबद्ध तरीके से हों, हर चीज़ नियमबद्ध तरीके से हो, लोग रजिस्टर्ड कराएं, उसमें कस्टमर का भी अधिकार रहेगा, निर्माता का भी अधिकार रहेगा, सरकार को भी उसका उचित हिस्सा मिलेगा, और जो हर आदमी का दायित्व भी रहेगा, ठीक है। इन सारे ये फॉर्मल इकोनॉमी का क्या होता है, लाभ होता है। इसके लिए हम कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी के लिए बढ़ रहे हैं। UPI आदि और पेमेंट सिस्टम, बहुत सारा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि का हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो डिजिटल नहीं है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, उसके लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप उसका किसी काम का नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं से बचने के लिए और रुपए का विकल्प बनाने के लिए, जो रुपए मतलब जो नोट है ना, नोट, उसका विकल्प बनने के लिए RBI जो है डिजिटल करेंसी पर बल दे रही है, ताकि जो अनऑथराइज्ड करेंसी हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन आदि बहुत सारी हैं, जो बहुत जिनका स्रोत नहीं पता है, कहाँ से आ रही, कैसे कर रही हैं, जिसके द्वारा जो है लोगों का सही मतलब कहीं ना कहीं जो है जिसका लेन देन संदिग्ध है, क्योंकि अक्सर देखा गया है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो रैनसमवेयर में और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉड में और मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फंडिंग आदि में भी देखा गया है। तो इन सब चीज़ों से कि आदमी को एक डिजिटल मुद्रा भी उपलब्ध करा दी जाए, डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ाई दी जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। और UPI आदि की जो इंटरनेट आदि की वजह से समस्याएं आती, उसको दूर करते हुए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, पेनिट्रेट किया जाए और गहराई तक, ठीक है। जैसे अभी हम पर्स में पैसा रखते हैं, वैसे हमारे मोबाइल में, हमारे डिजिटल वॉलेट में रहेगा, उसमें एक QR कोड रहेगा जिसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन करें, यहाँ से आपके उधर चला जाएगा, ठीक है। बैंक के थ्रू ही होगा, और बैंक में जमा रहेगा तो उसका आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। आपका नोट आपके पर्स में रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन बैंक में रहेगा तो उसका पैसा भी मिलेगा, और जब चाहिए आप उससे लेन देन कर सकते हैं। इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। दिल्ली के एम्स में कहा साइबर हमले के बाद प्रभावित हुए डिजिटल सेवा। एक्चुअल में ये न्यूज़ जो है अभी आपको पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए कि दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत के राज्य मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी कहा, और भी लोगों का मानना है कि ये ब्रीच नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये साइबर अटैक है। ये साइबर अटैक रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर क्या होता है, जैसे रैनसम मतलब रंगदारी मानना है ना, किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ वसूलना, या किसी को अगवा करके उससे जो है फिरौती लेना, ये उसी तरह का एक मालवेयर होता है। एक मालवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर ही होगा जो गलत उद्देश्य से लिए किया जाता है, जिसके ज़रिए जो अटैकर होता है, हैकर होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में घुस के उस पर कब्जा कर लेता है, और आपसे कहता है, आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आप इतना पैसा हमें दो तो हम इसको करेंगे, अदरवाइज हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। रैनसमवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम में पहुंच बना के, उस पर कब्जा करके, उसको इनक्रिप्ट करके, यानी कि मिला के उसके डेटा, आपकी डेटा आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा करके आपसे वसूली करता है, आपसे पैसे की मांग करता है,
वो पैसे की मांग ऑब्वियस है, कोई बैंकिंग थ्रू नहीं आता, वो क्रिप्टो करेंसी आदि में मांग की जाती है और उसके बाद ही ऐसे लोग जो है उस चीज़ को देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक है पब्लिक, और ये तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ, स्वास्थ्य क्षेत्र पे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में ही हुआ है, इसके पहले भारत में तो ये बड़े स्तर पे पहली बार हुआ है एम्स में, लेकिन इसके पहले भी अनेक देशों में हो चुका है। जैसे ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस, स्पेन की टेलीफोन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में रेमसरवेयर चपेट में आ चुके हैं। ठीक है, भारत में 4 साल पहले तक 48,000 से ज़्यादा वेनाफ्राई रेमसरवेयर अटैक डिटेक्ट किए हुए थे, जो विभिन्न तरह के हैकर समूह भारतीय स्पेस में से लगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि ये किन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, अब आप सोचिए कि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कोई मेट्रो सिस्टम है, ट्रेन सिस्टम है, उसमें ये हैकर, जैसे उसमें क्या हुआ, वो गए तो अब जो आप ऑनलाइन पर्ची कट रही थी वो बंद हो गई, जो ऑनलाइन डॉक्टरों के पास सीधे मेडिकल जो जांच की रिपोर्ट थी पहुंचती थी वो समस्याग्रस्त हो गई। यानी कहीं ना कहीं सारा चीज़ ठप हो जाने के कारण उसको मैनुअली करना पड़ा, मैनुअली। हालांकि सर्टिन ने पहले से ही निर्देश दे चुका है कि आप समय समय पे अपने जो आपके इंटरनेट पे, जो आपके उस पे कह सकते हैं साइबर स्पेस पे जो आपके पास डेटा है उसका स्टोरेज अलग बनाए रखिए, उसका आप डेटा लेते रहिए, उसको सेव करते रहिए, ताकि इस तरह के अटैक के बाद उसको आपको री इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। वो कर लिया, लेकिन उससे काम बहुत प्रभावित हुआ, उसमें कई बड़ी दिक्कतें आई। अब सोचिए ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी क्रिटिकल है, कोई हो सकता है कि हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला न्यूक्लियर ऑपरेटेड वो है पावर सेक्टर, जो पावर रिएक्टर है उसमें अटैक कर दिया जाए, और जो चेन रिएक्शन है उसको अनचेन कर दिया जाए। चेन रिएक्शन मतलब न्यूट्रॉनों का जो है धीरे धीरे होता है और बिजली बन रही है, उसको अगर मतलब अनकंट्रोल कर दिया जाए, चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल रिएक्शन, यानी जो कंट्रोल्ड रिएक्शन है उसको अनकंट्रोल कर दिया जाए, तो वही नाप की रिएक्टर जो हमें ऊर्जा देता है वही एक परमाणु बम के रूप में हो जाएगा। न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एटम बम या न्यूक्लियर बम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ साइबर सेक्टर में हमला है, नहीं, साइबर तंत्र द्वारा हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमला है, जिससे इसको कहीं ना कहीं इसको साइबर वार कहते हैं, साइबर अटैक, साइबर वार है कहते हैं, साइबर स्पेस में वारफेयर कहा जाता है। इसमें एनर्जी सेक्टर प्रभावित हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एयर, सरफेस, रेल, बैंकिंग, वित्त, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, स्पेस, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, सरकार के संवेदनशील संगठन, जितने जो हमारे क्रिटिकल चीज़ें हैं हमारे जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी, उन पे अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और हम पिछले डेटाओं में भी देखे हैं कि चीन जो है, चीन में उनकी आर्मी जो है, प्रशिक्षित हैकरों की बहुत बड़ी टीम है उनके पास, जो लगातार भारत आदि के में जो है हैकिंग का जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीन का ना हो, किसी और का हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि एक नटजन्स आया था बहुत पहले, ईरान के जो है उसका जो है न्यूक्लियर प्लांट को इजराइल ने मालवेयर का प्रयोग करके उसको रोक लगा दिया था। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखना है। एक ये था कि USCIRF ने पेश की नकारात्मक छवि, भारत ने कहा धार्मिक आज़ादी पर अमेरिका रिपोर्ट की नहीं है कोई विश्वसनीयता। आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे, ये आता है कि अमेरिका की जो है संस्था कह रही है, वहाँ की सीनेट की संस्था कह रही है कि भारत में धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। एक्चुअली में वहाँ की सीनेट की ये संस्था है, बाईपार्टिजम संस्था है, एक सरकारी संस्था है, लेकिन और ये जो अपनी रिपोर्ट देती है वो वहाँ की सीनेट को देती है, विदेश मंत्रालय को देती है और राष्ट्रपति को देती है, लेकिन किसी पर भी ये बाध्यकारी नहीं है। और वहाँ के विदेश मंत्रालय ने जो कहा कि भारत में जो है धार्मिक सुरक्षा खतरे में है और ये है, लगातार ये रिपोर्ट देती रहती है संस्था। वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, हम इसको फेवर नहीं करते हैं, ये हमारा सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि भारत ने कड़ा एतराज़ जताया था। ठीक है, भारत ने कहा कि ये
आज़ादी रिपोर्ट नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। और भारत अपना स्वयं का इस तरह का धार्मिक स्वतंत्रता पे भी बना रहा है जो पूरे दुनिया को करेगा। ये यहाँ पे क्यों है? ये तो इंटरनल रिलेशंस में भी रह सकता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं इन रिपोर्टों का हवाला देकर जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो हमारे समाज में सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं कि देखो भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है, मुस्लिमों को आज़ादी नहीं है, ये है वो है, ईसाइयों को आज़ादी नहीं है, धर्म परिवर्तन की आज़ादी नहीं है, बहुत सारे। जैसे इन्होंने बताया कि भारत में क्या समस्या है कि काउ स्लॉटर पे बैन है, धर्मांतरण पे रोक है। ये कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये सारी चीज़ें धार्मिक आज़ादी के लिए ज़रूरी है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत के अन्य धर्मों के लोगों के लिए अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हर देश में धर्म की मान्यताएं और उसकी चीज़ों को लेकर अलग होता है। अमेरिका के चश्मे से एक वहाँ के जो कहते हैं ना, अमेरिका के चश्मे मतलब ये लोगों के चश्मा क्या है, उस धर्म विशेष के, जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म के चश्मे से ये देखते हैं, तो इनको लगता है कि काउ स्लॉटर बैन है, काउ स्लॉटरिंग बैन जो है धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है। लेकिन भारत में क्यों लाया गया है? किसी जो धर्म है, खासतौर से जो बहुमत वाला धर्म है, जिसको बड़े पैमाने पर लोग, बहुसंख्यक लोग उस धर्म को मानते हैं, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और इसमें किसी और धर्म, अगर काउ स्लॉटर पे बैन लग रहा है तो किसी और धर्म की भावनाएं कैसे उससे आहत होती हैं, ये कोई समझ में नहीं आता है। उसी तरह से अगर धर्मांतरण पे रोक लगता है या धर्मांतरण को रेगुलेट करने की बात होती है, तो यह किसी और धर्म की स्वतंत्रता कैसे बाहत करता है, ये भी भारत के संदर्भ में समझना मुश्किल हो जाता है। भाई, अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग करते हैं, और भारत में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग कर रहे हैं। और अगर देखा भी जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे कहा है, अभी वो मामला भी चल रहा है कि धार्मिक कन्वर्जन, जो फोर्सफुली जबरन कन्वर्जन, जिसमें पैसे से या प्रलोभन से या किसी गैर धार्मिक कारण से अगर धर्मांतरण होता है, तो न केवल धार्मिक ताने बाने को, धर्म पंथ निरपेक्ष ताने बाने को क्षति पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न करने में विदेशी, और हम सिर्फ चीन पाकिस्तान ही न सोचें, हमें और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी रिपोर्ट, जो बहुत सारे थिंक टैंक हैं जो अपने एनजीओज़ के माध्यम से भारत के विकास को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा फैलाने का भी काम करती हैं। तभी स्ट्रांगली भारत सरकार ने इसका बहुत स्ट्रांग शब्दों में विरोध किया है। क्या कहा है? धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी रिपोर्ट की नहीं है कोई विश्वसनीयता, इसको विश्वसनीय ही नहीं माना है। और इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने भी कहा है कि ये हमारा आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये है, आप इसको लेकर जैसे कोई हर्ट फील मत करिएगा कि ये रिपोर्ट ये देते रहते हैं। और अमूमन इसमें भारत सहित अन्य विकासशील देशों की, चूंकि कल्चर का डिफरेंस है ना, दोनों कल्चर का डिफरेंस है, यहाँ की कल्चर, वहाँ की कल्चर, यहाँ की ज़रूरत और उन देशों की ज़रूरतों में अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे CAA कर रहे हैं, CAA से कौन सा भारतीय धर्म उसमें प्रभावित हो रहा है? वो भारतीय नागरिकों के लिए तो है ही नहीं है। अगर उसमें देने की भी बात हो रही तो उन धर्म के लोगों को देने की बात हो रही जो कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज लोग हैं जो वहाँ से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित होते हैं, उनको भारत में नागरिकता देने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये उनके प्रोपेगेंडा का जरिया है, जिसको दिखा के भारत विरोधी तत्व भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने और धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इंटरनेशनल इश्यूज में ये थोड़ा सा जो है ना आपको बताएगा, ये आपके लिए गाइडलाइन टाइप का है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी देशों को नसीहत, कहा भारत संग असहमतियों के साथ चलने की आदत डाले पश्चिम। कई बार ये होता है कि, और ये बताता है कि हमारे जो देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जो है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी कैसा होता है कि हम कोई नियम लें, हम कोई अगर पॉलिसी बनाएं तो वो अमूमन जो है वो हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करे।
ठीक है, उसमें इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करे। जैसे अगर भारत को रूस पे कोई स्टैंड लेना है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध पर लेना है, तो वो भारत का अपना स्टैंड हो, न कि पश्चिमी देशों के दबाव में कोई ले। ठीक है, उसी तरह से अगर पश्चिम देश भी भारत, वो लोगों को समझा रहे थे कि अगर पश्चिम देश, हमारा अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है या हमारा यूरोपीय यूनियन से बहुत अच्छा संबंध है, और वो लोग अगर पाकिस्तान के भी कोई पहल लेते हैं तो उससे हमें उस तरह से ऑफेंस फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, हम किसी गुट से बंधे नहीं हैं, हम सभी से हैं, हमें जहां हमारा हित होगा होगा। हम रूस यूक्रेन का चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान हो और ये बातचीत के जरिए ही हो, इसलिए हमने उसकी कभी निंदा नहीं की, हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। हमने तो यहाँ तक भी विरोध किया कि जब जो है चीन पे जो है धार्मिक उसके आधार पे जो है उस पर लगाया जा रहा था, तब भी हमने उससे अपसेंट हुआ और हमने कहा नहीं, ये गलत है कि हमें किसी देश के धार्मिक आंतरिक मामलों पर इस तरह से जो है प्रतिबंधात्मक चीज़ों से नहीं करना चाहिए, उसका कोई बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, यानी राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो ये बताता है कि भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता, और इसको वो बता रहे हैं कि अन्य देश भी समझ जाएं कि भारत पिछलग्गू नहीं है, भारत अपने हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति को बनाएगा। ठीक है, यही बात इन्होंने कही है। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि हमारी विदेश नीति किसी भी देश के उसके अपने हितों के अनुरूप ही होगी, उस पर कौन देश क्या सोचता है इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट रहेगा। ठीक है, यूएई ने रुपए में व्यापार में की तैयारी, आपको पता होगा कि भारत रूस में जो है आपसी रुपए में जो है, रुपए में निर्यात आयात के लिए जो है, जो भारत वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ या गैस पेट्रोलियम पदार्थ मंगा रहा है, उसको अब पेमेंट भुगतान जो है रुपए में करेगा। उसके लिए वेस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा उस देश के कुछ बैंक द्वारा, भारतीय बैंकों में। वो सारी प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जाके पीछे देख लीजिएगा। अब ये काम यूएई भी इसके लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये है रूस के बाद यूएई भी तैयार हो रहा है, और जितने देश अगर इससे तैयार होंगे उतना ही हमारे देश की मुद्रा का वैश्विक उसका जो है इंटरलाइजेशन होना शुरू होगा, उसकी उतनी वैश्विक मान्यता होगी, हमारे व्यापार आयात निर्यात का जो ट्रांजैक्शन कास्ट होगा वो कम होगा। ऐसे में हमारा निर्यात सस्ता होगा तो ज़्यादा होगा, आयात सस्ता होगा तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक बात की गई है कि भारत यूएई के मध्य सीपा हुआ है, उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। वो पिछली बार भी दिखाए थे, इस बार वहाँ भी देख लीजिए कि जैसे इसमें बताया कि जून से अक्टूबर में जब पिछले 2021 में 11.27 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था भारत से यूएई का, अब जो है बढ़कर 12.67 अरब डॉलर हो गया है। तो कहेंगे ये तो बहुत कम बढ़ा, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जहां दुनिया में निर्यात घट रहा है भारत का, क्यों वैश्विक मंदी की तरफ जा रहा, वहां संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा निर्यात बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीपा का फायदा है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया में लिखित सूचनाओं का आदान प्रदान के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया ECAT आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है, अप्रैल में हुआ था। इसको अभी अनुमोदित किया गया था, जो है अनुमोदित करने में उसी में था कि आर्टिकल की आदान प्रदान के बाद जब वो रेटिफिकेशन हो जाएगा दोनों देशों को, उसके 30 दिन बाद से जो है ये लागू हो जाएगा। तो 29 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो फ़ायदे हैं, लाभ हैं, जैसे इससे दोनों लोकतंत्रों के बीच के लोगों के बीच में संपर्क बढ़ेगा, लोगों के आवागमन में। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इस समझौते के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार यानी उसकी जो कहानी है वो प्री की है। हमें जो महत्व है ये देखना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये समझौता हुआ है, कुल द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 31 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 5 साल में 45 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने की संभावना है। ठीक है, और अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को देखें तो आपको पता होगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड के जो है सहयोगी देश हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि एक न्यूज़ था कि चीन ने हिंद महासागर के देशों का जुड़ा एक संगठन वह अपना बनाया है, उसकी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भारत को नहीं बुलाया था। और ये बात कहा कि भारत को छोड़ के बाकी सारे हिंद महासागर के तटीय देश जो है
इंडो पैसिफिक देश जो है, हिंद महासागर उसके तटीय देश जो है उसमें शामिल हुए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उसमें से ऑस्ट्रेलिया और मालदीव, इन दोनों देशों ने ऑफिशियली कहा कि नहीं। लोगों ने फिर यहाँ पे आलोचना भी हुई कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत का जो है क्वाड का सहयोग है, उसके साथ हम ECTA कर रहे हैं और वो चाइना के साथ जा रहा है। उसने खुल के कहा, वहाँ की सरकार ने खुल के कहा कि हम उसमें नहीं गए हैं, हम उसमें नहीं गए हैं इसकी, क्योंकि भारत उसका विरोध है। मालदीव ने भी यही कहा है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि उस मीटिंग में उस देश के, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति शरीक हो गए थे। तो उसी को चाइना ने प्रोपेगेट किया था कि जो है इन दो देशों के भी लोग हमारे शामिल हैं। तो चूंकि वो अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से गए थे, इसलिए वहाँ की सरकारों ने उसको स्ट्रिक्टली और साफ साफ कहा कि हम उसमें शामिल नहीं हुए थे, हम इन मसलों पे भारत के साथ हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए, भारत को महत्व देता है। ठीक है, और इन दोनों के संबंधों की अगर बात देखें, इन दोनों के जैसे दो देशों के बीच संबंध की बात होती है, दो देश आर्थिक संबंध कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर दोनों देश एक ही चीज़, जैसे उस देश में भी पेन बन रहा है, हमारे यहाँ भी पेन बन रहा है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा होगा? भाई वो फ्री ट्रेड कर देंगे तो हमारी वस्तुएं वहाँ सस्ती होकर भी क्या करेंगे, ऑलरेडी तो वहाँ पे वही चीज़ बन रहा है। फायदा फ्री ट्रेड का उन देशों में होता है जब उन दो देशों का व्यापार एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट हो। जैसे हमारे यहाँ पेन बन रहा हो, वहाँ कॉपी बन रही हो, या इस पेन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे उत्पादित हो रही हो। तो भारत चीन के अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हैं। यानी जो भारत में उत्पादन हो रहा है या जो भारत से जो है निर्यात ऑस्ट्रेलिया को जाता है, उसका उत्पादन ऑस्ट्रेलिया उस तरह से नहीं करता है, इसलिए उसको निर्यात में छूट देने में कोई दिक्कत नहीं, उसके घरेलू ग्राहक उस तरह से प्रभावित नहीं होंगे। और ऑस्ट्रेलिया से जो हम आयात करते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में नहीं होती हैं, तो भारत के घरेलू उत्पादक उससे प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि ये भारत को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे अभी इसके पहले UAE के साथ ही हम उनसे पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं, वो हमारे यहाँ हमें ज़रूरत है, और हम उनको तैयार माल देते हैं पेट्रोलियम का आदि का जो है, और कृषि आदि का, या और भी सर्विसेज देते जिन पे उनको कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यही चीज़ कई बार क्या होता है कि उन देशों में, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच में समस्या आ जाती है, हम अगर उनको फ्री एक्सेस देने लगेंगे, बांग्लादेश को देना ही पड़ेगा। अगर फ्री एक्सेस देते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश भी ज़्यादातर भारत ही कंटिनेंट में वही चीज़ें उत्पादित कर रहा है जो भारत में कर रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है लगभग आसाम और वेस्ट बंगाल में भी वही चीज़ उत्पादित हो रही होगी। अब अगर हम उनको छूट देते हैं टैरिफ की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है घरेलू आर्थिक हित प्रभावित होने लगते हैं। तो FTA उन देशों के बीच ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होता है, जैसे व्यापार अवसरों में एक दूसरे के जब पूरक होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोयला हमारे यहाँ काम में आ जाता है, हमारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में जाके काम हो जाती हैं, योग आदि गुरु जो है टीचर उनको ज़रूरत है, वो जाके शिक्षक आदि वहाँ पे काम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। इसमें लिखा हुआ, इसमें ध्यान रखने की बात है ये है, और ये व्यापार अवसरों में एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये समझौता ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। याद रखिएगा, उन देशों में जो एक समान नेचर के उत्पादन बनाते हैं वहाँ पे समस्या आती है, वहाँ पे उसका विरोध होता है। लेकिन जिनके उत्पादन कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हैं, जैसे कि हमें जो चीज़ें चाहिए उनके यहाँ उत्पादित हो रही है, तो उसका हम क्या करेंगे, इनपुट में आ जाएगा। हमारे यहाँ उत्पादित वस्तुएं उनके यहाँ उत्पादित नहीं हो रही, तो हम उसका वहाँ निर्यात कर देंगे, तो उनका भी निर्यात बढ़ा, हमारा भी निर्यात बढ़ा। ठीक है, हम जो चीज़ें इनपुट के लिए ले रहे हैं वो हमें सस्ते में हमें मिल गया, आयात हमारा सस्ता हुआ, और हमारा निर्यात भी सस्ता हुआ, तो हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो आर्थिक गतिविधियाँ कुल मिला के ये सारा आयात निर्यात होता है आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए। ठीक है, आर्थिक कोरिया के साथ जो है, देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप देख सकते हैं कि नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना, ये आपके आधारभूत संरचना का भी है, और ये भारत कोरिया संबंधों के आधार पे है कि दोनों देश एक दूसरे के में क्या क्या काम कर सकते हैं, ये दोनों जगह उदाहरण आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसको बाकी चीज़ें लिखी है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्री के लिए देखा जाए तो यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा EDF से ऋण के जरिए वित्त पोषित पहली परियोजना है। ठीक है,
और अवसंरचना में हमारे यहाँ रोड है ना, रोड सड़क परिवहन, उसमें ये आपका एक योगदान, मतलब इसमें एक उदाहरण होगा। और भारत और अन्य देशों के जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, उसमें भी एक जो है इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, वासेनार व्यवस्था की प्रेसिडेंसी है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादातर प्री वाले मैटर हैं, आप इसको। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भारत के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है। इसमें जैसे कि आपके पिछले क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू भी दिखा दिए थे, उसमें हम ज़्यादातर जो उसमें डिस्कशन भी कर दिए थे, तो इसके लिए कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। एक ये रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की अभी अध्ययन किया है विश्व बैंक ने, और उस रिपोर्ट का नाम है भारत के कूलिंग के क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर। इसमें ये बताया है कि जिस तरह से जैसे गर्मी बढ़ रही है, ये आपको पता है, हर साल इससे 3,30,000 लोग वो होंगे, और बताए थे कि इतने करोड़ घंटे कम होंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए, हमें ऑटोमेशन। जैसे कि जब गर्मी बढ़ेगी तो ये बताया जाता है कि 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है वो उत्पादकता को बढ़ाता है। साथ में सिर्फ ये नहीं कि लोगों को उत्पादकता बढ़ाएगा, साथ में क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए कि जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें से 5-7% ही उसको हम प्रिजर्व कर पाते हैं, संरक्षित रख पाते हैं, बाकी वो खराब हो जाते हैं। क्यों? शीतलन की कमी, कूलन की कमी, फ्रीजर की कमी आदि की कमी। तो एसी फ्रीजर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, भारत में बहुत तेज़ी से उसको बढ़ने की संभावना है। तो ये एक तो चुनौती है। अब इस चुनौती में ही संभावना निर्भर है। वो कह रहा है कि अगर जैसा कि भारत का जीवन मिशन लाइफ दिए हैं प्रधानमंत्री, उसके अनुसार अगर उपयुक्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे कि उसमें इन्वर्टर एसी, 5 स्टार एसी, बहुत सारी चीज़ ना, बिल्डिंगों को उस तरह से बनाना कि एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से ही सारे बिल्डिंगों को शीतलित कर दिया जाए। परिवहन में ये सारे बड़े मतलब मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसमें किया जाए, बल्कि कारों, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं छोटी छोटी एसी इंडस्ट्री में जो किया जाए। तो ये बताया गया है कि अगले सालों में मतलब जो देखेगा कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर, हमने बताया था आपको कि 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। ठीक है, यानी 1000 अरब डॉलर। 1 ट्रिलियन बराबर 1000 अरब डॉलर, तो 1.6 ट्रिलियन हो जाएगा 1600 अरब डॉलर का जो है क्या, ये निवेश आ सकता है अगर हम इससे चीज़ों को कर सके। इतना निवेश हमें हमारे कूलिंग सिस्टम के लिए ज़रूरत होगी, जो हमारे इसमें आ सकता है। इससे क्या लाभ होगा 2040 तक, जैसे कह रहा है सराहा और कहा है कि वर्ष 2040 तक इस क्षेत्र में 1.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 1600 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना है। इससे देश में न सिर्फ 37 लाख नई नौकरियों के सृजित होने का रास्ता खुलेगा, तापमान को भी थामने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर कूलिंग की ज़रूरत है समस्या, तो हमें चाहिए उसके लिए 1.6 यानी 1600 अरब डॉलर की जो है निवेश मिलेगा। साथ में जो है 37 लाख नई नौकरियां भी आ सकती हैं। और क्या क्या होगा इससे लाभ, उसमें देख लीजिएगा संभावना क्यों है। जैसे देखिए वर्ष 2030 तक जीडीपी को इसके तहत 4.5% का नुकसान हो सकता है अगर हम कूलिंग सिस्टम नहीं लाएंगे। अगर गर्मी को इसी तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ने देंगे तो 2030 तक 4.5% का जीडीपी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और देश की उत्पादकता में भी 5.8% तक का नुकसान हो सकता है अगर हम कूलिंग सिस्टम पे ध्यान न दें। और अगर ध्यान दे दें, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दें, तो 1600 अरब डॉलर का निवेश भी आ सकता है, 37 लाख जॉब भी हो सकते हैं। और जो अभी परिवहन के दौरान 13 अरब डॉलर का जो है खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता है, उससे बचाया जा सकता है। और जो अभी का हाल है कि कुल खपत का खाद्य का 4% खाद्य पदार्थों को ही सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं,
वैल्यू एडिशन पे खाद्य पदार्थों का उससे ज़्यादा कीमत ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ निर्यात करनी है, जैसे कोई किसान कोई फल उत्पादन किया, बागवानी मिशन है, फल है, अभी पढ़े थे, फल उत्पादन किया, फल जल्दी खराब हो जाएंगे। पता चला कि यहाँ पे फल हमने कोई चीज़ दिल्ली के आसपास कोई भी फल ले लीजिए, सेब अमरूद ले लीजिए, चलिए वो 10 दिन 5 दिन 7 दिन में वो क्या हो जाता है, अगर उसको प्रिजर्व नहीं किया जाए तो खराब हो जाएगा। तो उसको जल्दी बेचना होगा तो सारा मार्केट में आ जाएगा तो रेट गिर जाएगा और किसानों को उसका नुकसान होगा। अगर उसको प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास रेफ्रिजरेटर बड़े बड़े ट्रक आदि वाला होंगे तो हम उसको अच्छे कीमतों पर निर्यात भी कर सकते हैं और उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं जहां पे कीमत अच्छा हो। एक तो उससे गुणवत्तापूर्ण फल उनको मिलेंगे, ताजे फल, गुणवत्ता रेफ्रिजरेटेड प्रिजर्व फल मिलेंगे जो उपभोक्ता हैं। दूसरा है किसानों को भी लाभ होगा। तो इसको इस नज़रिए से इसमें कहा गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 37 लाख लोगों को जो है कूलिंग इंडस्ट्री, एसी फ्रिज आदि इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा, 1600 अरब डॉलर का निवेश आएगा तो निश्चित बात है उत्पादन बढ़ेगा और बाकी ये सब चीज़ें तो जो होंगी ही। ठीक है, अभी कह रहा है कि हर 15 सेकंड में एक एयर कंडीशन मांग है और 2 दशक यानी 20 साल बाद ये मांग बढ़ के 4.5 गुना हो जाएगा, यानी हर 15 सेकंड में 4.5 एयर कंडीशन, 5 एयर कंडीशन लोगों को चाहिए होगा। तो ये डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति बनाया है। इसमें क्या है कि एक पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी में ये है कि अगर जैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं, लेकिन हम जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो कार्बन उत्सर्जन होगा। तो अगर हम कार्बन को कैप्चर करें, उसको सही जगह इस्तेमाल कर सके, कन्वर्ट कर सके, यानी चक्री इकोनॉमी का फ़ायदा उठा सके, तो हमें उत्सर्जन के जो होने वाले हानि है उससे बच सकते हैं और एडिशनल लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, यही कहानी ये कह रहा है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि भारत ने गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों में अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने के लिए अपने एनडीसी लक्ष्यों में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 70 तक नेट जीरो की बात किया गया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को कैप्चर करना पड़ेगा। एक तो जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हो, सूरज एनर्जी से हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हो, जल एनर्जी से हो, लेकिन कोयला आदि से भी हो रही हो, तो जो कार्बन है उसको पकड़ के उससे जो है हाइड्रोजन आदि निकालो, उससे यूरिया आदि बनाओ, उससे बहुत सारे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जो बात ये कह रहा है, जैसे देखिए यह रिपोर्ट इंगित करती है कि CCUS कैप्चर किए गए CO2 को विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे ग्रीन यूरिया में बदल देगा, खाद्य पेय फार्म एप्लीकेशन में, निर्माण सामग्री यानी कंक्रीट, रसायन में, मेथनॉल, इथेनॉल, पॉलीमर में, यानी जो हमारा वेस्ट है उसे हम वेल्थ में बदल देंगे चक्री इकोनॉमी का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसरो के द्वारा ओशनसेट का सफल परीक्षण किया गया था, ओशनोसैट 3। एक्चुअल में ये जो मिशन है, ये समुद्र का अध्ययन करने के लिए एक जियो सनसिंक्रोनाइज एक दूर संवेदी उपग्रह तंत्र है जो समुद्र का अध्ययन करता है। समुद्र का अध्ययन क्या करता है, क्यों करता है, जरा देख लीजिए इसमें क्या क्या करते हैं उपग्रह। समुद्र के तल से 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, ध्रुवीय कक्षा जैसे पृथ्वी है घूम रही है, यानी ऐसे ये दूर संवेदी उपग्रह होता है, यानी दूर से फोटोग्राफी चित्र आदि लेता है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर डे, किसी पर्टिकुलर या 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्षेत्र में आता है और उस क्षेत्र की तस्वीर लेता है। ठीक है, आपने जियो सिंक्रोनाइज भी किया होगा, तो वो जो होता है पृथ्वी के इस तरह से 36,000 किलोमीटर पे होता है, वो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं ज़्यादातर, और वो पृथ्वी के लगता है कि एक जगह स्थिर है, यानी पृथ्वी के रिवॉल्विंग और उनके घूमने, इन दोनों का जो है क्या है, जैसे वो घूम रहे हैं और पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी और ये, तो उसको लगता है कि वो एक जगह स्थिर है, लेकिन एक्चुअल में ये भी घूम रहा होता है, ये भी घूम रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि वो किसी एक समय पे उसी पार्टिकुलर में आएंगे, ये दूर संबंधी उपग्रह होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मॉनिटर आदि होते हैं पढ़ लीजिएगा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी वाले सर भी आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है,
ये ज़्यादातर फैक्चुअल ही है ये। इसमें क्या है, थोड़ा सा जो है कि टेक्नोलॉजी का भारत की ब्लू इकॉनमी से बड़ी, यानी ब्लू इकॉनमी मतलब जो सागरीय अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, पानी का पानी नीला होता है ना, सागरीय अर्थव्यवस्था के लिए इसको सेंसर का खास इस्तेमाल करेगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे ये फाइटोप्लांक्टन, मत्स्य संसाधन में प्रबंधन, महासागरों के द्वारा कार्बन कितना अवशोषण कर रहा है, कौन हानिकारक शैवाल हैं आदि सबके आदि में ये अध्ययन करेगा। ठीक है। रूस ने कुंडनकुलम संयंत्र के लिए उन्नत ईंधन विकल्प दिया। देखो, कुंडनकुलम संयंत्र है, इसमें ईंधन जाता है, उसमें ऑक्साइड होता है और उसमें जो है फिजाइल मटेरियल होता है जिसमें न्यूट्रॉन जाता है और उसको तोड़ देता है। ठीक है। अभी जो जाता है, अभी जो इसमें जो वो संस्था रूस की दे रही है, उसको एक बार ईंधन डालने के बाद 18 महीने तक वो चलता रहता है। इसके बाद फिर उसको, पहले 1 साल का था, फिर उसको बदल के नया लाई थी। ठीक है। ये TBS जो है, TBS नाम से उसका है, वो 18 महीने तक चल रहा है। अब इसको ये कहा गया है कि इसको 2 साल 24 महीने। इससे क्या होगा कि 2 साल तक वो लगातार चलता रहेगा। तो बार बार उसको निकालने के लिए, अब चूंकि ईंधन बदलने के लिए फिर रोकना पड़ता है, तो अभी जो हर 1.5 साल पे रोकना पड़ रहा है, हर 2 साल पे रोकना पड़ेगा। और चूंकि गुणवत्तापूर्ण ईंधन रहता है, तो प्लांट में उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है और लंबा समय तक उसको चलाया जा सकता है। तो वो इससे जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है। TVEL है, 24 महीने तक चलता है। ठीक है। लाल ग्रह दिवस, ये प्री का फैक्चुअल है। ये नासा ने जो सबसे पहले एक ऐसा रोवर भेजा था जो मंगल ग्रह का जो है सबसे नज़दीकी परिक्रमा करके वहाँ से तस्वीरें भेजा था, उसका नाम था मेरिनर। कौन सा उपग्रह था? मेरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट। 28 नवंबर 1964 को लॉन्च हुआ था, उसी लिए रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। ठीक है। तो अब ये है, बाकी ये भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। और अब समय भी हो गया है, तो थैंक यू।